दोस्तों, कहते हैं कि पेट सफा तो रोग दफा। यानी अगर हमारा पेट साफ नहीं है तो कहीं ना कहीं उलझन सी बनी रहती है। और अगर पेट में किसी भी तरह की कोई परेशानी लगे, पेट में मड़ोर हो, ऐंठन हो, बार बार लैट्रिन महसूस हो, जाने के बाद भी संतुष्टि न मिले, तो हमेशा मन उलझा रहता है। या बार बार दस्त होने लगे, ऐसा लगता है कि मानो कब पेट साफ होगा, कब क्लियर होगा। दोस्तों, ऐसी ही एक बीमारी है इरिटेबल बावेल सिंड्रोम, जिसको हम लोग आईबीएस बोलते हैं। आज इस वीडियो में हम इसलिए भी इस बीमारी की चर्चा करेंगे क्योंकि यह बीमारी काफी लोगों को हो रही है। अगर हम 100 बीमार लोगों की बात करें जो कई तरह की बीमारियों से पीड़ित हैं, उनमें लगभग लगभग 15 से 20 ऐसे लोग हैं जिनको आईबीएस की शिकायत है, यानी इरिटेबल बावेल सिंड्रोम है, जिनको पेट की तकलीफ है। और अगर हम पेट की तकलीफ वालों की बात करें तो उसमें कम से कम 35 से 40% ऐसे लोग हैं जिनको पेट की परेशानी है। दोस्तों, वास्तव में देखें तो यह कोई बड़ी ऐसी कोई बीमारी नहीं होती, लेकिन यह एक परेशानी है जो आपको होती है और आप तकलीफ महसूस करते हैं। और चूंकि इतनी ज्यादा संख्या में लोगों को यह तकलीफ होने लगी है कि इस विषय में हम सबको ठीक से जानना और समझना बेहद जरूरी है। दोस्तों, मैं आपके सेहत का दोस्त डॉक्टर अरविंद श्रीवास्तव, होम्योपैथिक विशेषज्ञ मऊ से सबसे पहले तो अपने चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो यह निवेदन करता हूं कि आप जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको समय रहते आपके फायदेमंद वीडियोस और बातें आप तक पहुंच सके। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि यह जो पेट की परेशानी है, इरिटेबल बावेल सिंड्रोम, जिसको आईबीएस बोलते हैं, यह क्या होता है, क्यों होता है, इसके लक्षण क्या हैं, कैसे हम पहचानें, और ये अन्य कुछ बीमारियों से कैसे अलग होती है। साथ ही हम यह भी जानेंगे कि इससे निकट भविष्य में क्या क्या परेशानी हो सकती है और इसका इलाज क्या है। दोस्तों, मैं यह भी बताऊंगा वीडियो के इस अंत में कि ऐसी 5 होम्योपैथिक कारगर दवाएं कौन कौन सी हैं जो इरिटेबल बावेल सिंड्रोम को पूरी तरह से ठीक कर सकती है। तो दोस्तों, बिना समय गंवाए हम लोग जानने की कोशिश करते हैं कि आईबीएस होता क्या है। आपको जानकारी होना चाहिए कि जो आपकी आंत है वो करीब करीब 6 से 7 मीटर लंबी होती है। जो भोजन हम ग्रहण करते हैं वो हमारे ओसोफेगस यानी फूड पाइप से नीचे उतर करके और स्टमक में यहां पहुंचता है, अमाशय में पहुंचता है, और फिर वहां से छोटी आंत में जाता है जो करीब करीब 5 मीटर लंबी होती है, और फिर बड़ी आंत में जाता है जो करीब करीब 1.5 मीटर लंबी होती है। किसी में ये आधे मीटर कम बेसी भी हो सकती है, डिपेंड करता है कि व्यक्ति की हाइट कैसी है, उस पे ये निर्भर करता है। तो लगभग लगभग 6 मीटर से लेकर के और 7 मीटर के बीच में ये लंबाई इसकी होती है, और जो मात्र इतने ही दूर में पेट में ये पूरी तरह से फोल्ड में ये स्थित होता है। अब दोस्तों, सवाल ये उठता है कि जैसे हमारे सभी अंगों को कोई ना कोई नस नाड़ी सप्लाई करती है और वो अंग प्रॉपर तरीके से काम करता है, ठीक उसी तरीके से हमारी जो ब्रेन से कुछ नसें हैं वो हमारे इस आंतों को भी सप्लाई करती हैं, करंट प्रवाहित करती है। होता क्या है कि यह करंट जो है हमारी आंतों को करंट देता है, और जिसकी वजह से आंतों में जो गति होती है उसको हम लोग मेडिकल भाषा में पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहते हैं या क्रमाकुंचन गति कहते हैं, जिसमें भोजन इधर से आया, फैला, फिर ये सिकुड़ा तो इधर फैला, फिर ये सिकुड़ा तो इधर फैला, फिर ये सिकुड़ा तो इधर फैला। इस तरीके से भोजन धीरे धीरे करके आंतों में आगे बढ़ता है।
उसको हम पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहते हैं। और यह नर्व के करंट्स की वजह से होता है, यानी हमारी नसें जो है आंतों को सप्लाई करती हैं और करंट का जो प्रवाह होता है उसकी वजह से पूरा का पूरा डाइजेशन आंतों में ठीक से प्रॉपर तरीके से हो पाता है। अब सवाल ये उठता है इरिटेबल बाउल सिंड्रोम में होता क्या है कि जैसा नाम है इरिटेबल, इरिटेबल मतलब इरिटेबिलिटी। आमतौर पे आदमी सोचेगा कि माइंड इरिटेट हो सकता है, तो क्या हमारी आंतें भी इरिटेट हो सकती है? हाँ दोस्तों, जैसे अगर हमारी वो जो नसें जो सप्लाई कर रही हैं जीआईटी को यानी आंतों को, अगर वो किसी कारण से इरिटेट होती हैं तो वो हमारी जो करंट प्रवाह है हमारे आंतों का वो या तो हाइपर हो जाएगा या तो हाइपो हो जाएगा, या तो ज्यादा करंट प्रवाहित होगा या तो कम करंट प्रवाहित होगा। तो ऐसे में हमारी आंतें भी इरिटेट हो जाती हैं और इसीलिए इसका नाम है इरिटेबल बावेल। बावेल मतलब कि हमारी आंतें, और सिंड्रोम का मतलब ये होता है कि एक लक्षणों का समूह, यानी जो लक्षण पैदा होते हैं इस करंट के कम या ज्यादा प्रवाहित होने की वजह से पेट में जो तकलीफ पैदा होती है, उन तकलीफों का एक ग्रुप, एक समूह, लक्षणों का एक समूह, एक परेशानियों का समूह, इसीलिए इस बीमारी को बोलते हैं इरिटेबल बावेल सिंड्रोम यानी आईबीएस। अब सवाल ये उठता है कि इरिटेबल बावेल सिंड्रोम के पीछे कारण क्या होता है? तो जो सबसे बड़ा कारण होता है दोस्तों वो है तनाव यानी स्ट्रेस। कभी भी किसी भी बात के लिए अगर आपको तनाव हो जाए, कोई ऐसी घटना दुर्घटना या कोई ऐसी चीज जिस पे आप बहुत चिंता फिक्र करने लगें, बहुत ज्यादा मनन करने लगे किसी चीज को, या बहुत एंजाइटी और अधीर घबराहट बेचैनी में रहने लगें और चिंताग्रस्त हो जाएं, तो ये हमारे उस नर्व सप्लाई को भी इरिटेट करता है और एक इरिटेटेड करंट जो है हमारी आंतों को जाता है और जिसकी वजह से ये हमारी आंतें प्रभावित होती है। यानी कि स्ट्रेस जो तनाव है उसका सीधा कनेक्शन हमारी आंतों से है, जो सबसे प्रमुख और बड़ा कारण है। दूसरा कारण है दोस्तों, अगर बाय द वे कभी आपको फूड पॉइजनिंग हो गई तो पेशेंट यह कहता है कि साहब उस समय कुछ ऐसा भोज्य पदार्थ हमने कर लिया, हमको फूड पॉइजनिंग हो गई और मैंने इलाज कराया और वो ठीक तो हो गया, लेकिन पूरी तरह से तब से ठीक नहीं हूं और आए दिन हमारा पेट जो है गड़बड़ रहता है और परेशानी महसूस होती रहती है और दिक्कतें महसूस होती है। तो फूड पॉइजनिंग भी एक बड़ा कारण है पेट की तकलीफ का या आईबीएस का। तीसरा जो कारण होता है दोस्तों वो है अगर हम कोई ऐसी मेडिसिन लें, जो मेडिसिन या तो जैसे एंटीबायोटिक ले रहे हैं या कोई और अन्यत्र मेडिसिन ले रहे हैं जो हमारी आंतों की गति को कम बेसी कर सकता है। चौथा, कभी कभी कोई फूड आइटम्स यानी भोज्य पदार्थ किसी किसी को सूट नहीं करता, वो एक तरीके से उसके अंदर एलर्जी के रूप में क्रिएट होने लगता है उस फूड आइटम्स की वजह से, और उस फूड एलर्जी की वजह से भी आईबीएस हो सकता है, इरिटेबल बावेल सिंड्रोम हो सकता है। तो दोस्तों ये प्रमुख कारण है जिसकी वजह से इरिटेबल बावेल सिंड्रोम होता है, जिसमें हमेशा दिमाग में रखिए एक तो स्ट्रेस यानी तनाव का सीधा कनेक्शन पेट से, और दूसरा जो है वो है फूड पॉइजनिंग या फूड एलर्जी। तो ये मूल कारण है आईबीएस का। अब सवाल ये उठता है कि इसके लक्षण क्या होते हैं? दोस्तों जो इसमें सबसे बड़ा लक्षण होता है वो है पेट में ऐंठन या मड़ोर या पेट में दर्द, खाना खाने के बाद भी और कभी कभी तो बिना खाना खाए भी पेट में ऐंठन और दर्द होने लगता है। और यह दर्द परेशानी थोड़े देर भी रह सकता है और कई घंटों तक भी रह सकता है कि बार बार लैट्रिन महसूस हो रहा है और आप जाते हैं, जाने के बाद कुछ होता भी है मगर पूरी तरह से क्लियर नहीं होता और हमेशा एक अनसेटिस्फैक्टरी स्थिति बनी रहती है। किसी किसी में दोस्तों पतली दस्त भी होने लगती है और कभी कभी तो डिसेंट्री की तरह से बार बार हाजत महसूस होना और थोड़ी थोड़ी लैट्रिन होना और बार बार जाना। तो इस तरह से इसके लक्षण होते हैं। कभी कभी किसी किसी को भूख बहुत ज्यादा लगती है, किसी किसी को भूख बहुत कम या ना के बराबर लगती है, और कभी कभी हूल मिचली उल्टी ये लक्षण भी दिखाई देते हैं। सबसे बड़ा जो लक्षण इसमें दिखाई देता है दोस्तों वो होता है घबराहट, बेचैनी और असंतुष्टि,
पेट को लेकर के बराबर मन में असंतुष्टि कि पेट साफ नहीं हुआ, मन बेचैन और व्यग्र रहता है इस पेट की तकलीफ को, परेशानी को लेकर के। यह कुछ कुछ मिलता जुलता है डायबिटीज मेलाइटस से, शुगर की बीमारी, चीनिया रोग कहते हैं। जैसे चीनिया रोग अगर एक बार किसी को आ जाए तो बहुत कम ही केस में ऐसा होता है जो पूरी तरह से खत्म हो जाए। अधिकांश केसेस में यही होता है कि बहुत लंबे दिनों तक ये चीजें चलती रहती है, बीमारी चलता रहता है शुगर की। शुगर की बीमारी में पेशेंट को हमेशा दिक्कत या परेशानी नहीं होती। बहुत लंबे दिनों तक अगर शुगर आपका अनियंत्रित है तो धीरे धीरे आपके कुछ प्रमुख अंगों को नुकसान पहुंचाता है, जिसमें गुर्दे में खराबी लाता है, हार्ट में कमजोरी या खराबी लाता है, आपकी नस नाड़ियों को कमजोर करता है, आंख की रोशनी कम करता है, लीवर में कमजोरी लाता है, आंतों की गति को डिस्टर्ब करता है, जोड़ों में, हड्डियों में कमजोरी लाता है। तो इस तरह से अनियंत्रित शुगर तो हर चीज को प्रभावित करता है, लेकिन काफी लंबे दिनों बाद जाकर के इसका जो दुष्प्रभाव होता है वो विभिन्न अंगों पर देखने को मिलता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ आईबीएस में क्या स्थिति है? आईबीएस में आए दिन रोज ही कुछ ना कुछ परेशानी लगी रहती है। ये परेशानी 2 दिन, 4 दिन, 15 दिन, 10 दिन, 20 दिन, महीने में 20-20 दिन भी परेशानी महसूस हो सकती है, मगर ऐसा शुगर में नहीं होता। शुगर जहां एक तरफ आगे चल करके विभिन्न तरह की परेशानियां खड़ा कर सकता है, या किडनी फेल्योर करा सकता है, हार्ट फेल्योर कर सकता है और गंभीर स्थिति में जा सकता है, मगर वहीं आईबीएस लंबे परेशानी के बाद भी, लंबे दिनों के बाद भी कोई ऐसी गंभीर या जीवन को कोई खतरा हो ऐसी कोई स्थिति पैदा नहीं करता आमतौर पे, इसलिए ये खतरे का कोई बहुत बड़ा विषय नहीं है। दोस्तों, इसकी डायग्नोसिस कैसे करें? डायग्नोसिस में आपको बता दूं कि जो लक्षण होते हैं आमतौर पे उसको सुनने, समझने और आपसे सारी बातचीत करने पे हम लोग लगभग 99% यह समझ जाते हैं कि आपको इरिटेबल बावेल सिंड्रोम है, यानी आईबीएस है। केवल 5 से 10% जिसमें यह बात क्लियर नहीं होती तो फिर हमें जांच की आवश्यकता पड़ती है। या यह कह सकते हैं कि आमतौर पे अगर पेशेंट कभी कभी चाहता है कि हमारी जांच हो जाए तो हम लोग एक मोटा मोटी जांच, ब्लड की टेस्ट करा लेते हैं, पेट का अल्ट्रासाउंड करा लेते हैं, लीवर फंक्शन टेस्ट करा लेते हैं और हम देख लेते हैं कि क्या स्थिति है। कभी कभार अगर आवश्यकता पड़ती है तो हम एंडोस्कोपी कराते हैं, कोलोनोस्कोपी कराते हैं और करा करके देख लेते हैं कि अंदर आंतों में क्या स्थिति है, अंदर आंतों में घाव, जख्म, अल्सर या अल्सरेटिव कोलाइटिस, इस तरह की कोई बीमारी या कोई व्याधि तो नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं कि आईबीएस ना हो, कुछ और हो। लेकिन आपको बता दें कि 99% केसेज में या मोर देन 95% केसेज में कोई ऐसी बीमारी नजर नहीं आती और लगभग पूरा का पूरा रिपोर्ट नॉर्मल रहता है। अब दिक्कत ये आती है कि जब सारा रिपोर्ट, सारी जांच नॉर्मल है तो पेशेंट को विश्वास दिलाना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि आपको कोई बड़ी बीमारी नहीं है। पेशेंट ये कंफ्यूज रहता है कि आखिर को रोज परेशानी रह रही है, इतनी दिक्कत रह रही है और बावजूद इसके कोई जांच में ये आता क्यों नहीं? कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारा डॉक्टर कॉम्पिटेंट नहीं है? और पेशेंट फिर बार बार डॉक्टर भी बदलता रहता है और अपना पैसा काफी बर्बाद भी कर चुका होता है। गूगल और तमाम चीजों पे सर्च करके भी वो अनुभव करने लगता है कि मैं कौन सी जांच कराऊं, क्या कराऊं। वो बड़ा ही एक कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड क्रिएट हो जाता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि यह 99% में कुछ भी जांच में नहीं आता, आप चाहे जितनी जांच करा लें। तो सबसे ज्यादा जो जरूरी है कि वो आप अपने डॉक्टर पे विश्वास करें, आप अपने डॉक्टर पे भरोसा करके कुछ दिन उसको समय दीजिए। अगर आप समय देते हैं और भरोसा करके डॉक्टर के हिसाब से चलते हैं, दवाओं को सही समय से यूज करते हैं और जो कुछ भी आपको डॉक्टर बताता है उसको अगर आप ठीक से हमें फॉलो करते हैं तो यकीन मानिए यह बीमारी पूरी तरह से क्यूरेबल है और पूर्णतया ये ठीक हो सकती है। ये कोई बीमारी है ही नहीं है, ये तो एक लक्षणों का समूह है जो बिल्कुल पूरी तरह से ठीक हो सकता है। अब सवाल ये उठता है कि ठीक कैसे होगा? तो उसमें सबसे ज्यादा जो आपको ध्यान देना है, इलाज के साथ साथ अपने कॉन्फिडेंस को बिल्ड करना है। और मैं ये नहीं कहता कि आईबीएस दिमाग की बीमारी है, लेकिन कहीं ना कहीं दिमाग से जुड़ जाता है ये और
पेट के स्तर पे भी और मन के स्तर पे भी, दोनों पे ही परेशान करने लगता है। तो ऐसे में पेट को ठीक रखने के लिए और इस बीमारी से निजात पाना चाहते हैं आप, तो आपको 2-3 चीजों पे बहुत ध्यान देना पड़ेगा। पहली चीज कि आपको अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड करना होगा, और उसके लिए जरूरी है कि जो भी काम आप करते हैं उसको इतना लगन और ईमानदारी और निष्ठा से उसमें लग करके करिए कि आपके पास समय ही ना हो बहुत ज्यादा सोचने के लिए, और समय ही ना हो अपने पेट और पेट 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 करने के लिए। तो एक तो ये है कि आप बहुत अपने को व्यस्त करिए और मस्त रहिए। दूसरा जो है कि आप अपने चिकित्सक पे भरोसा करके और ठीक से उसकी दवाओं को खाइए समय से, और उसके सारी आज्ञाओं का अनुपालन करिए। और तीसरी चीज है कि आप अपने रहन सहन पे ध्यान दीजिए। रहन सहन आपका अच्छा होगा, सकारात्मक होगा, पॉजिटिव होगा, तो आपकी बीमारी जल्दी ठीक होगी। चौथा चीज है कि योग, प्राणायाम और एक्सरसाइज को तरजीह दीजिए। पांचवा है अपने भोज्य पदार्थों में इस बात का आप असेसमेंट करिए कि कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो मैं खाता हूं तो मुझे ये बीमारी और परेशानी होने लगती है। अगर कोई ऐसी चीज है जो खाने के बाद आपको इस तरह की दिक्कत आती है, आईबीएस जैसे लक्षण दिखाई देते हैं, परेशानी महसूस होती है, तो आप कोशिश करके उसको अवॉइड करिए। जो आपको सूट करता हो उसी को आप ज्यादा अगर तरजीह देंगे, खाएंगे, तो ज्यादा अच्छा होगा। छठी चीज ये है कि आप तेल, मसाला, मिर्चा, जंक फूड, फास्ट फूड, प्रोसेस्ड फूड, इन सारी चीजों को आपको त्यागना पड़ेगा। बाहरी चीजों का प्रयोग कम से कम करिए, मैदे वाली चीजों का भी प्रयोग कम से कम करिए, और अपने खान पान में मोटे अनाज, हरी साग सब्जियां, ताजे फल, रंग बिरंगे फल, इन सब चीजों का समावेश करेंगे तो यकीन मानिए आपको यह बीमारी, यह परेशानी पूरी तरह से क्यूरेबल है और ठीक हो जाएगी। जल्दी से दोस्तों जान लेते हैं कि होम्योपैथी में जो 5 कौन कौन सी दवाएं हैं जो इसके लिए रामबाण की तरह से काम करती है और इसको पूर्णतया ठीक कर सकती है। पहली मेडिसिन है दोस्तों लाइकोपोडियम। लाइकोपोडियम का पेशेंट जो होता है वो दुबला पतला होता है, मेंटली बहुत ही शार्प होता है, इंटेलिजेंट होता है, और घबराहट उसको बहुत होती है, हर बात में घबराहट होती है। किसी भी नए काम को करने में, किसी नई जगह जाने में, कोई भी नया काम शुरू करने में, पब्लिक मीटिंग करने में, स्टेज पे जाने में उसको घबराहट बेचैनी होती है। उसको मीठा बहुत पसंद होता है और बार बार लैट्रिन महसूस होती है, लेकिन क्लियर नहीं होता है। उसके साथ साथ दोस्त लाइकोपोडियम की एक और खास बात होती है, भूख बहुत अच्छी लगती है, लेकिन जैसे ही 2 कौर 4 कौर खाता है फिर अनिच्छा हो जाती है, खाने की इच्छा ही नहीं करती है, इच्छा मर जाती है। तो इस तरह के लक्षण अगर किसी के अंदर दिखाई दे रहे हो तो वो लाइकोपोडियम 30 पावर की 2 बूंद डेली सुबह लीजिए। शाम को इसका एग्रेवेशन पीरियड है, ये थोड़ी समस्या बढ़ा सकता है, इसलिए आप सुबह के टाइम में खाली पेट इसको लिया करें। और 15 दिन लेने के बाद फिर थोड़ा वेट करिए। अगर लगता है कि हाँ ये आराम दे रहा है तो फिर आप कुछ दिन के लिए इसको बंद कर दें, और फिर पुनः ऐसा लगे कि अब आराम एक निश्चित जगह पे जाकर रुक गया है तो फिर से इसी दवा को आप 30 पावर में पुनः रिपीट करिए। और ऐसा लगता है कि फिर और थोड़ा आराम हुआ उसके बाद रुक गया तो फिर आप 200 पावर का भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरी जो दवा होती है दोस्तों वो है आर्जेंटम नाइट्रिकम। आर्जेंटम नाइट्रिकम भी एक बहुत अच्छी दवाई होती है, और जो उसका लक्षण होता है वो ये है कि आर्जेंटम नाइट्रिकम को एप्रीहेंशन बहुत होता है। एप्रीहेंशन का मतलब ये है कि घबराहट, बेचैनी, एग्जाम देने जाना है या घर से बाहर निकलना है, ऑफिस जाना है या बाजार जाना है या किसी काम के लिए जाना है, तो उसको बार बार हाजत महसूस होने लगती है, लैट्रिन महसूस होने लगती है, पेशाब महसूस होने लगता है, इस तरह की कुछ फीलिंग है तो आप आर्जेंटम नाइट्रिकम का इस्तेमाल कर सकते हैं। तीसरी जो मेडिसिन होती है दोस्तों एलोज सक्रोटिनम। एलोज ऐसे में अगर इस तरह के लक्षण हैं कि पेट में ऐंठन, मरोड़, भारीपन, पेट फूलना और बार बार मरोड़ होकर के लैट्रिन महसूस होना, और जाने पर थोड़ा पतला लैट्रिन जो है छीट मतलब बिल्कुल छीट से होकर के होना, आवाज के साथ होना, अगर इस तरह का लक्षण आपको दिखाई दे तो आप एलोज 200 पावर की 2-2 बूंद सुबह शाम लीजिए, आपको बहुत अच्छा आराम मिलेगा। अगर लगता है कि नहीं उससे कंट्रोल नहीं है या एक अप टू लिमिट तक कंट्रोल हुआ तो उसके बाद आप इसका 1 पावर की दवा भी एक खुराक लेकर के और फिर इंतजार कर सकते हैं, और ये पूरी तरह से ठीक कर सकता है। जो चौथा मेडिसिन है दोस्तों वो है नक्स भूमिका।
नक्स भूमिका बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। और जितने लोग सेडेंट्री हैबिट वाले होते हैं, जो आराम तलब जीवन व्यतीत करते हैं या कहीं ना कहीं बैठ करके ज्यादा देर तक काम करना है, कंप्यूटर पे काम करना है, टेबल कुर्सी पे बैठे रहना है, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर हैं, क्लर्क हैं, व्यापारी हैं, इन सबके लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है। या वो लोग जो जिनको बहुत ज्यादा काम करने होते हैं, बहुत ओवर वर्क रहता है और अपने को कॉम्पिटेंट बनाए रहने के लिए कुछ नशा का आदी हो जाते हैं, कुछ इस्तेमाल करते हैं, किसी भी तरह का कोई नशा, एल्कोहल है, स्मोकिंग है, या नॉनवेज के बहुत शौकीन हो, अगर नॉनवेज बहुत आपको पसंद है तो आपके लिए ये बहुत अच्छी मेडिसिन। पांचवी मेडिसिन है दोस्तों, वो है हाइड्रेस्टिस कैंडेंसिस। हाइड्रेस्टिस, इसका हम लोग मदर टिंचर यानी क्यू पावर की दवा इस्तेमाल करते हैं। और ये चाहे जिस तरह का आईबीएस हो, किसी भी तरह के लक्षण का आईबीएस हो, उन सब में, चाहे कॉन्स्टिपेशन हो, डिसेंट्री हो, मड़ोर हो, सब तरह के लक्षण में ये दवा इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका मदर टिंचर इस्तेमाल करना होता है, यानी हाइड्रेस्टिस मदर टिंचर क्यू पावर की हम लेकर के, और इसको 5-5 बूंद सुबह शाम गुनगुना पानी के साथ लेना चाहिए। 10 से 15 दिन लेते लेते काफी हद तक आपकी आंतें और काफी कुछ ठीक हो जाएगा, आराम मिल जाएगा दोस्तों। छठा जो है वो है इसबगोल की भूसी। इसबगोल की भूसी रात में ले सकते हैं। और सातवां, आप त्रिफला चूर्ण ले सकते हैं, जो पेट को आपके साफ कर सकता है। तो इस तरह से दोस्तों आपने देखा कि इरिटेबल बावेल सिंड्रोम हमारी पेट की परेशानी के साथ साथ हमारे मन से भी जुड़ जाता है और हमें बेहद परेशान करता है, और काफी लोग इससे पीड़ित हैं। तो मुझे विश्वास है कि यह वीडियो आपके जरूर काम का होगा और आपको जरूर फायदा पहुंचाएगा, और इससे आप अपने को निरोगी रखने में आपको जरूर मदद करेगा। मुझे विश्वास है कि आपको जरूर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक करें, कमेंट करें और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों मित्रों तक पहुंचाएं। और एक और बड़ी बात कि आप हमारे चैनल को अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको उपयोगी वीडियो समय से मिल सके। दोस्तों, आप अपना बहुत ख्याल रखें। बहुत बहुत नमस्कार।